जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक की अगली वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में राजस्व। यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप एग्जाम में देखिएगा, प्रैक्टिस सेट में ही देख लीजिएगा जा करके कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यह तीनों एग्जाम जैसे दरोगा के लिए, कांस्टेबल के लिए और होमगार्ड तीनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी को आज हम लोग बहुत अच्छे से विद डायग्राम और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका नोट्स भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमने इतने टॉपिक कांस्टेबल और ये होमगार्ड और इतने एसआई के स्टैटिक पोर्शन में कवर कर दिए हैं। प्ले लिस्ट बना दी है, तो वहाँ से जाकर के अगर आप लोगों ने ना देखा हो उनको तो जाकर के देख लीजिएगा। जैसे अभी कांस्टेबल के लिए जीएसटी, विमुद्रीकरण, पुरस्कार एवं सम्मान और दिवस, ये 4 टॉपिक रह गए हैं। इसके अलावा वही होमगार्ड में जैसे दिवस का हो गया, प्राकृतिक घटनाएं, आत्मनिर्भर एवं औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये रह गया है। इसके अलावा थोड़ा सा कंप्यूटर का जो डिस्कशन है वो दरोगा में कर देंगे। बाकी के सारे टॉपिक हमने स्टैटिक के कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट बनी है, तो जा करके आप इसको देख लीजिएगा। बाकी नोट्स हमने प्रोवाइड आप लोगों को करवा दिया है। तो चलिए हम लोग इसी क्लास को देखने वाले उत्तर प्रदेश में राजस्व। इससे पहले आपको याद हो एक हमने टॉपिक इसमें डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली, ये नाम से डिस्कस किया था। पुलिस प्रणाली के नाम से, पुलिस प्रणाली, ये वीडियो आप जाकर के देखिएगा, जाकर के पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक ही साथ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रणाली। और इनसे क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा रहे होंगे, देखना। चलिए तो देखते हैं। और जितने लोग नए चैनल में जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे, जैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं, बिल्कुल वही उसी फॉर्म में हम लोग काम करेंगे। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब राजस्व व्यवस्था को पढ़ना होता है तो इसमें पढ़ना हम लोगों को क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत भू राजस्व का संग्रह, भूमि अभिलेख का रखरखाव, भूमि से जुड़े हुए सारे विवादों के निपटारों से संबंधित एक प्रशासनिक विभाग होता है, निकाय होता है, प्रभाग होता है। ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी रेवेन्यू कोड 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। ये बात आपके समझ में आई। अब कि इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व संग्रह, भू अभिलेख रखरखाव और भूमि से जुड़े हुए विवादों को इसमें निपटाने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें आता है एक शब्द हमने आपको यहाँ पे बताया, क्या? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इनसे दोनों से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं जो राजस्व परिषद होता है वो क्या होता है। तो इसकी स्थापना 1831 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में बना हुआ है। इसका सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो इसका राजस्व परिषद का अध्यक्ष ही होता है। इस समय अनिल कुमार जी हैं और यह एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है। तो राजस्व परिषद के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखी। क्या देखी? कि इसकी स्थापना 1831 में की गई, मुख्यालय इसका प्रयागराज में है। सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष इसका सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाता है, अलग से कुछ नहीं होता है। और जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। जो राजस्व परिषद है यह राज्य में राजस्व मामलों का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। उद्देश्य इसका होता है राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन, न्यायिक कार्य, तकनीकी उन्नयन आदि इसको संपन्न कराना इसका मुख्य कार्य होता है। तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में राजस्व जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें 2 पॉइंट हमेशा याद रख के चलना है, राजस्व संहिता के बारे में थोड़ा सा और राजस्व परिषद के बारे में। इनसे तो क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछता ही है। अब देखिए, अब इसकी जो राजस्व परिषद की जो संरचना है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? राजस्व परिषद ही पढ़ रहे हैं। तो राजस्व परिषद की जो संरचना है इसकी 2 शाखाएं हैं और दोनों शाखाओं से आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। पहली शाखा है प्रशासनिक शाखा। पहली शाखा क्या है? प्रशासनिक शाखा। प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत हम लोग कार्य क्या करते हैं? भूमि सुधार
बंदोबस्त आदि को लेकर आदि कार्य करते हैं। इसमें हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। सदस्य इसमें 2 हैं, प्रकोष्ठ इसमें 14 हैं, अनुभाग इसमें 19 है। कितने अनुभाग हैं? 19 हैं। अभी तक हमने इन चीज़ों को अनुभव किया है, एनालिसिस किया है पेपर का, कि आपके प्रकोष्ठ और अनुभाग से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों ने इनको सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है। न्यायिक शाखा में क्या होता है? तो इसमें कार्य निगरानी, अपील और पुनरावलोकन आदि इसका मुख्य काम होता है, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। सदस्य इसमें 7 हैं, अनुभाग इसमें 2 हैं। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, ये 2 इसकी शाखाएं थी, दोनों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव शाखा एंड जुडिशरी शाखा। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि दोनों शाखाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या क्या हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, सदस्य कितने हैं, प्रकोष्ठ अनुभाग कितने हैं। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, दोनों के मुख्य काम क्या है। तो हमने क्या समझा? हमने यहाँ पे समझा राजस्व व्यवस्था में राजस्व संहिता के बारे में और राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद के बारे में हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग राजस्व संहिता के बारे में। देखिए, जितना डिटेल दिया इतना काफ़ी है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें आपको खोजबीन करनी हो, पीएचडी करनी हो, तो विकिपीडिया या गूगल का आप सहारा लेकर के अपना कंटेंट बढ़ा सकते हैं। हमें जितना उचित लगता है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क लेकर के आओ। इसलिए तो आपको अगर ज़्यादा इसमें कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप अपना उसी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता। आप जब जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं, इस कंटेंट से ही अगर आप इसको पढ़ करके आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप देखना कि क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को पहले अच्छे से ट्राई कर लेना। अब देखते हैं कि राजस्व संहिता, इसका उद्देश्य सबसे पहले क्या होता है कि भूमि राजस्व कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना इसका उद्देश्य होता है। कुल धाराएं इसमें 16 हैं, कुल अध्याय इसमें 16 हैं, कुल धाराएं 234 हैं, कुल अनुसूचियां 4 हैं। और पहला जो इसमें संशोधन किया गया वो 2015 में इसमें पहला संशोधन किया गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे जो क्वेश्चन अभी तक फ्रेम हुआ है वो ये हुआ है। क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ही लागू है। 2006 लागू है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व से संबंधित नियमावली कानून बनते हैं वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी, ये बात आपने अच्छे से यहाँ से समझी भी। चलिए, हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है जो कि आपको अच्छे से समझने यहाँ पे चाहिए। देखिए, ये होम गार्ड का बैच इस समय रन पे है, कांस्टेबल का बैच, एसएससी जीडी का बैच और यूपीएसआई का। अभी हमने आरओ एआरओ का फुल बैच चलाया है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, पीसीएस के प्री तक का उसमें कवर कराया जाएगा। इतना डीप बैच उसको चलाया गया है। तो आरओ एआरओ का भी चालू है। तो ये होम गार्ड के जो बैच है ये क्विक रिवीजन बैच है। ठीक है, तो इसमें भी पूरा आपको स्टैटिक जैसे होम गार्ड वाले उसमें यूनिट में है तो हम ये पीडीएफ होम गार्ड में लगवा देंगे। ठीक है, उसमें तो पूरा स्टैटिक आपको मिलेगा और जीके जीएस मिलेगा। यूपी कांस्टेबल में आपको क्या मिलेगा? तो सॉल्व पेपर 15 साल के मिल जाएंगे, पूरी जीके जीएस मिल जाएगी, यूपी स्पेशल मिल जाएगी। इसके बाद जितना स्टैटिक है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना स्टैटिक और स्पेशल जीएस जीके के टॉपिक हैं। एसआई में आपको क्या मिलेगा? तो एसआई में आपको यूपी स्पेशल मिलेगा, मूल विधि मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी। इसके बाद आपको 15 सालों के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और इसके अलावा पूरा जीके जीएस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके प्लस में आपको स्टैटिक भी मिलेगी। जितनी स्टैटिक यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई में मिलेगी, जो कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल में मिलेगी। किसी भी तरीके की समस्या हो तो ये नंबर दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको डेमो पीडीएफ या डिटेल आपको सेंड की जाएगी। एप्लीकेशन हमारा जीएस रिव्यू के नाम से है, तो आप इसको डाउनलोड करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, ये हो गई बैच डिटेल। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक पदानुक्रम, जिससे क्वेश्चन हमारा पूछता है और इससे क्वेश्चन अच्छा बनता भी है। एक चार्ट इसी में और हम नीचे बताएंगे कि किस तरीके से कौन कहाँ पे कितना पावरफुल होता है, किसके अंडर कौन सा कार्य आता है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पदानुक्रम में हम लोग देखते हैं कि संभाग होता है यानी मंडल होता है सबसे ऊपर। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर जिसका प्रमुख होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है हमारा जिला।
फिर जिले में सबसे प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जिला हो गया। जिले के ही अंतर्गत हम लोग एक शाखा देखते हैं तहसील की, एक देखते हैं ब्लॉक की, एक देखते हैं गांव की। देखते हैं बिल्कुल। ब्लॉक स्तर पे अगर हम लोग तहसील स्तर पे बात करें तो वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी एसडीएम, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे कानूनगो होते हैं। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि जो तहसील स्तर पे होता है सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा होता है? तो वो होता है नायब तहसीलदार का। याद रखिएगा, नायब तहसीलदार का सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक स्तर पे, बिल्कुल उसी श्रेणी को समझो। जिले लेवल पे कौन होता है? तो जिले लेवल पे होता है डीएम। फिर आ जाए तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर कानून को, लेकिन सबसे छोटा न्यायिक पद होता है नायब तहसील का। अब ब्लॉक स्तर पे आते हैं तो होता है एडीएम, इसके बाद होता है वीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी, फिर नीचे होता है एडीओ। अब उसी पे हम लोग गांव लेवल पे आ जाते हैं, तो गांव में जो होता है वो होता है नीचे लेखपाल। गांव में कौन होता है? लेखपाल मुख्य होता है। तो ये चार्ट जो आप समझेंगे ना, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और भरोसा है इस बात का कि आप क्वेश्चन को भी फ्रेम कर लेंगे। अब एक चार्ट नीचे हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जो प्रशासन वरीयता क्रम में कौन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे जिला लेवल पे जिला अधिकारी मुख्य होता है राजस्व प्रशासन का। फिर उपभाग यानी संभाग में, यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किस लेवल पे? तो उसको कहते हैं तहसील लेवल पे, तहसील पे, तहसील स्तर पे या उपभाग पे। ये तहसील पे हो गया तो ये हो गया उपभाग या संभाग पे, तो उप जिला अधिकारी एसडीएम हो गया। तहसील स्तर पे नायब तहसीलदार, राजस्व वृत्त पे कानून गो, हल्का पे लेखपाल और गांव के स्तर पे लेखपाल या आमीन, ये होते हैं राजस्व व्यवस्था को संभालने वाले पदाधिकारी। ये बात आपने यहाँ पे समझी। इस चार्ट को भी आपको साथ में दोनों चार्ट को अच्छे से ये चार्ट बनाया है कि किस तरीके से इसका विस्तार किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चार्ट से समझा कि कौन किस लेवल पे प्रमुख होता है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत। देखो हम एक एक यहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्लियर कर रहे हैं, एक एक चीज़। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था, इसके बाद उसी में राजस्व परिषद की शाखाएं बताई, फिर राजस्व संहिता बताया, इसके बाद हमने बताया आपको कि प्रशासनिक पदानुक्रम किस तरीके का होता है, फिर जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है। अब बता रहे हैं कि आय के स्रोत कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके बाद इससे जुड़े हुए जितने पोर्टल हैं वो भी आपको बताएंगे, जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बस आप अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा। और महत्वपूर्ण बिंदु भी बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ शब्दावलियाँ, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछती हैं। चलिए, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आय का स्रोत, इसमें दो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा होता है केंद्रीय करों का हिस्सा। तीसरा होता है करेक्टर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो जैसे जो स्वयं का कर टैक्स में होता है तो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो SGST का होता है। राज्य का सबसे बड़ा आय का स्रोत होता है SGST, ठीक है। SGST आपने GST के बारे में सुना होगा, एक होता है सेंट्रल, एक होता है राज्य का, ठीक है, एक होता है ISGST, ठीक है। तो SGST सबसे बड़ा होता है, राज्य GST, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद होता है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग जो दूसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत है, जो आप देखते हो कि दारू वगैरह, ठीक है। फिर स्टाम्प ड्यूटी, फिर वाहन कर और फिर भू राजस्व। तो दो आपको यहाँ पे याद करने हैं कि सबसे बड़ा फॉर्म क्या मिला इसमें हमको कर का, कि अगर यूपी सरकार को टैक्स कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है तो मिलता है SGST से, राज्य GST से, फिर मिलता है आबकारी डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब फिर केंद्रीय करों से, और इसके बाद कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे रॉयल्टी हो गई, खनन हो गया, जुर्माना हो गया, फीस हो गया, इनसे भी हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपके दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन आपका ये पहला जो था ये पूछा गया था एग्जाम में। राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो यूपी हरदोई में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चलिए, यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से समझा। अब कुछ इससे जुड़े हुए हम लोग शब्दावलियों को देखने वाले हैं, भूमि से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियों को देखने वाले हैं। जैसे शब्दावलियों में अगर बात कर लें तो खसरा क्या होता है?
इसमें खेत का नंबर, क्षेत्रफल और फसल का विवरण होता है। इसे अधिकार अभिलेख की नींव माना जाता है और यह हर साल अपडेट होता है। इसी को हम लोग खसरा कहते हैं। यानी खेत का जो नंबर होता है, एरिया होता है और फसल क्या इसमें बोई जाएगी, ठीक है, वो सब इसी में होता है। तो ये हर साल इसको अपडेट करना पड़ता है। खतौनी क्या होता है, इसमें किसान भूमि स्वामी का नाम और उसके स्वामित्व वाली सभी जमीनों का विवरण होता है। यह 6 साल में अपडेट होता है खतौनी। सजरा क्या होता है, तो यह गांव का नक्शा यानी मैप होता है। इसे गाटा संख्या दर्ज होती है, कपड़े पर बना होता है जिसका रखरखाव लेखपाल करता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से आप जानते हो कि अगर लेखपाल होगा तो सजरा लेकर के चलता है, यानी कि वो पूरा मैप होता है, वो कपड़े से बना हुआ पूरा मैप होता है। ठीक है, जिसमें गाटा संख्या वगैरह दर्ज होती है। अगला देखते हैं किसान बही क्या होता है। तो किसान बही क्या होता है, तो किसान के पास रहने वाली पासबुक जिसमें उसकी ज़मीन और लगान का विवरण होता है। शुरुआत इसकी 1992 में करी गई थी। दाखिल खारिज क्या होता है, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी तो एक अब मानक हो गया, शायद 35 दिन का समय हो गया है कि आप अगर आज रजिस्ट्री कराएंगे अपनी ज़मीन की तो 35 दिन में वो दाखिल खारिज हो जाती है, आपके नाम आ जाएगी, आप उसके मालिकाना हक के तौर पे जाने जाओगे। यानी ज़मीन का मालिक बदलता है तो सरकारी रजिस्टर में नाम बदलना दाखिल खारिज कहलाता है। बात आप समझ गए होंगे। चकबंदी क्या कहलाता है, तो किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना चकबंदी कहलाता है। यूपी में शुरुआत इसकी 1954 में चालू हुई थी, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से। तो ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ से चालू हुई थी, तो मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से कम 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी चकबंदी की। कृषि वर्ष यानी फसली वर्ष क्या होता है, तो राजस्व विभाग में 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को फसली वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। इसे फसली वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि यूपी में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस जिले का है, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो गौतम बुद्ध नगर का है, गौतम बुद्ध नगर का है, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। तो हमने क्या समझा, हमने अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो क्या बताया, देखो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमने पढ़ लिया। राजस्व व्यवस्था बताया जिसमें राजस्व परिषद बताया, उसकी शाखाएं बताई। फिर हमने बताया आपको राजस्व संहिता के बारे में। फिर हमने बताया संभाग मंडल और उसका प्रमुख कैसे होता है, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे। फिर हमने उसका वरीयता क्रम बताया। फिर हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आय के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। फिर हमने आप लोगों को भू अभिलेख और शब्दावलियाँ इसमें पढ़ाई हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो सबसे ज़्यादा जीडीपी का योगदान है वो किस ज़िले का है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर का। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप एप्लीकेशन से देखो, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से आपको चार्ट दिखाई देगा। जब आप देखोगे तो जो पहला कॉलम इसमें ये दिखता है पेड कोर्स का, तो यहाँ पे आपको बैचेस हमारे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे बैचेस दिखेंगे, तो यहाँ से आप उन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में यूपीएसआई में पूछे गए, डायरेक्ट हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखवा दिए हैं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। जैसे देखो, जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो हमने आपको बताया था जिले लेवल पे कौन होता है, कलेक्टर यानी डीएम होता है। ठीक है, जिला स्तर पर प्रदेश जिला पंजीकृत जिला कलेक्टर होता है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को सत्यापित करने के लिए अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में जिला कलेक्टर की सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा सार्वजनिक नोटिस, तो जिला कलेक्टर करता है। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि नोटिस कौन जारी करता है, जिला कलेक्टर, राजस्व परिषद, कमिश्नर या राजस्व संहिता के अधीन, तो कौन, तो जिला कलेक्टर करता है। जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो जिला अधिकारी होता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। आप जा कर के पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर। कलेक्टर अपने जिले की समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रकाशन की देखरेख करता है और वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण भी करता है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर को ही माना जाता है।
जिले में क्या है, जिला कलेक्टर है। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ही डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ये आपने यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझी। अब हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल, ठीक है। पोर्टल या एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे, जो जैसे यूपी भूलेख, ये कब चालू किया गया, तो इसकी शुरुआत 2016 में करी गई। भूमि अभिलेखों जैसे खसरा खतौनी का डिजिटलाइजेशन करना तथा नागरिक ऑनलाइन अपनी ज़मीन का विवरण दे। अब इसमें क्या था कि जो यूपी भूलेख चालू किया गया था, इसको 2016 में 2 मई को चालू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो खसरा खतौनी का है उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, ताकि जो भी आदमी है, जो भी नागरिक है, वो अपना ऑनलाइन ज़मीन का विवरण देख सके और भूमाफियों से वो सुरक्षित या सुनिश्चित कर सके। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल क्या था, तो इसकी शुरुआत 2008 में की गई। अब इसमें क्या था, आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जैसी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने का तरीका है, जो उपलब्ध कराता है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल, ठीक है। तो जो आय जाति निवास बनते हैं वो इसी पोर्टल से बनते हैं। सामर्थ्य अभियान क्या है, तो सामर्थ्य अभियान के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी शुरुआत 25 मई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक शुरुआत 25 मई 2023 में की गई थी, प्रभावी 15 अगस्त 2023 तक रहा था। उद्देश्य क्या था इसका, तो ग्राम पंचायतों में विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। इसका मुख्य फोकस बीसी यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, जो बीसी चलता है, के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत सामर्थ्य वाली कब हुई, तो 2023 में इसकी शुरुआत की गई। तो 15 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत करी गई। ग्रामीणी क्षेत्रों में जमीन के उत्तराधिकारी संबंधित विवादों को खत्म करना और निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम पे खतौनी में दर्ज करना ही वरासत अभियान कहलाता है। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। जितना पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा, अच्छे से इनका नोट्स बना लीजिएगा। बाकी आपको अगर पूरा नोट्स चाहिए तो हमने तरीका बता दिया है कि आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हम लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में भी हम प्रैक्टिस और न्यूज़ वगैरह करवाते रहते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन से ये चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, ठीक है। तो इस समय ये चल भी रही है। आप लोग देखते होंगे 5 लाख तक का इसमें ऋण दिया जाता है, वो भी ब्याज मुक्त दिया जाता है। यानी कि 5 लाख तक का आपको मतलब सरकार लोन देती है, वो भी फ्री देती है, उसका कोई ब्याज वो नहीं लेती है। 2025 में इसको शामिल किया गया था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। निवेश सारथी क्या है, 2022 में इसको चालू किया गया नवंबर में। उद्देश्य निवेशकों के लिए एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से निवेश के अनुभव को सुगम बनाना इसका मुख्य कार्य था। स्वामित्व योजना क्या है, अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर इसको लॉन्च करा गया। उद्देश्य इसका था ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी के माध्यम से जमीन की मैपिंग करना और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो हम लोगों ने जो भू राजस्व से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ थी वो भी देख ली और हमने इसमें पोर्टल भी देख लिए। ये हमारा बैच है, तो अभी ऑफर में भी चल रहा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, पूरा डेप्थ में लिखा गया बैच है, पूरा अच्छे से आपको कंटेंट इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जीएस रिव्यू एप्लीकेशन से ही मिलेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, तो हम लोग इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से देखने वाले हैं। अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो भरोसा इस बात का हमें है कि आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सा राजस्व कानून प्रभावी है, कौन सा राजस्व कानून प्रभावी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2020।
हमने आपको ऊपर एक लाइन बताई थी कि अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राजस्व संहिता 2006 प्रभावी है। ये हमने आप लोगों को बताया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बजट 2024-25 के रुझानों। बजट 2024-25 के रुझानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के स्वयं के कर, ठीक है, राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया था कि पहले SGST है, फिर आबकारी विभाग है, फिर स्टाम्प है, फिर भू राजस्व है। इस तरीके से उसका सीक्वेंस था। तो आपने अगर ऊपर अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जब जिले का सर्वोच्च अधिकारी राजस्व वसूली यानी रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? अब ये क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। आप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो हमको कमेंट करके बताएंगे सर जी इसको, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो ऐसे याद रखना कि जिले में जो राजस्व को कलेक्ट करता है, राजस्व को कलेक्ट करता है उसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं, और जो प्रशासनिक सिस्टम को व्यवस्थित करता है उसको हम लोग डीएम कहते हैं। मजिस्ट्रेट क्या होता है? दोनों में बेसिक अंतर समझ लो। जैसे हम लोग कहते हैं, देखो क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप यहाँ पे सस्पेंस में आ सकते हो। जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट होता है न्यायिक प्रणाली का, ठीक है। ये क्या करता है, पूरे जिले का तो मालिक होता है, ये न्यायिक व्यवस्था को ज़्यादा देखता है। और जो कलेक्टर होता है ये क्या करता है, राजस्व का कलेक्शन करता है, राजस्व का कलेक्शन करता है। याद रखना, कलेक्टर टू कलेक्शन, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर कहीं इस तरीके की शब्दावली आपको मिल जाए कि राजस्व का वसूली कौन करता है, राजस्व किसके अंतर्गत आता है, राजस्व की जिम्मेदारी किसकी है, तो याद रखना कलेक्टर वहाँ पे आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? अब ये पॉइंट आप हम लोगों को बताइएगा, ठीक है। ये बताइएगा कि किसका कर दिया गया था, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। चलिए अब आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छे से समझी, आई होप समझ में भी आया होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो भरोसा रखो सबसे बेहतर कंटेंट हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।